और स्पीच इस मंच को हम आगे बढ़ाएंगे और अगले सेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और इस सेशन को होस्ट करेंगे पॉलिटिकल एडिटर विपिन परमार। और इस सत्र के हमारे मेहमान होंगे रणजीत चौटाला, बिजली मंत्री। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस मंच पर। बिजली के अगर क्षेत्र में बात करें तो कई ऐसे पहले गांव थे जहां पर लाइट नहीं आती थी, लेकिन अब उन्हीं गांव में 24-24 घंटे लाइट मुहैया कराई जा रही है। बिजली चोरी रोकने को लेकर काफी ज्यादा कदम उठाए गए हैं और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आगे चर्चा करेंगे कि आगे क्या कुछ संभावनाएं हैं हरियाणा में जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बिजली जो है वो मुहैया कराई जा सके। विपिन, ओवर टू यू। शुक्रिया अनन्या। सार्थक चर्चा, प्रदेश की जनता के सवाल और तमाम सियासतदानों के जवाब। लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच के माध्यम से आवाम की आवाज बनने का काम किया जा रहा है और तमाम नेता बड़े ही बेबाकी के साथ जो है उन तमाम सवालों के जवाब देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में मंच पर आपका स्वागत है चौधरी साहब। और आपके पास जो है महत्वपूर्ण दो विभाग हैं सरकार के, चाहे वो ऊर्जा मंत्रालय की बात करें या जेल मंत्रालय की बात करें। लेकिन मैं सबसे पहली जो शुरुआत करूंगा, क्योंकि युवा और अनुभव दोनों की तरजीह होती है जब सरकार चलाने की बात आती है। एक लंबा अनुभव आपका रहा है राजनीति में, सियासत में। ऐसे में चौधरी बंसीलाल के समय से अगर बात करें, कितनी तब्दीली चंडीगढ़ में उस समय की सियासत में और आज के समय की सियासत में आप जो है वो देखते हैं? मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले मैं सबका धन्यवाद और स्वागत करना चाहूँगा। बहुत चेहरे परिचित बैठे हैं, विनोद जी बैठे हैं, हमारे भाई हैं, मित्र हैं। इन्होंने परिचय दिया पर पूरा नहीं दिया। हम क्लास फेलो थे, मैं 2 क्लास आगे था, ये 2 क्लास पीछे थे। और उसके बाद हमारा बड़ा नजदीकी रिश्ता है, पता नहीं पिछले जन्म से है। मैं 87 में एमएलए बन गया, मिनिस्टर बन गए। ये पंजाब में मेरे ख्याल में 2000 में बन गए थे, फिर हरियाणा विधानसभा में भी आ गए। मैं राज्यसभा में गया, मैं रिटायर होता हूं, ये मेरी सीट पे ये राज्यसभा में चले गए जी। जिस घर में मैं रहा उसी में विनोद शर्मा जी चले गए। 12 तुगलक लेन में मैं था, 12 तुगलक लेन में, अब उसमें राहुल गांधी जी रह रहे हैं जी। तो हमारा नजदीक का रिश्ता है, पता नहीं अगले किस पद पे हम दोनों फिर जाएंगे। मैं आपने सवाल किया चंडीगढ़ का जी। विनोद जी, मैं 63 से 67 गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़ में थे, मेरे से 2 क्लास पीछे थे। चंडीगढ़ में मेरा 59-60 से बराबर आना जाना था। यही रहा हूं, एजुकेशन यहाँ रही। 54 में चंडीगढ़ बना जी, कुछ था ही नहीं यहाँ, खाली सुनसान था। हमारी विधानसभा 62 में, मैं ये जानकारी इस करके दे रहा हूं कि थोड़ा सा पॉलिटिकली जब भी कहीं देखो राजनीतिक इतिहास क्या था, सामाजिक क्या था और उसका भौगोलिक क्या था, ये जरूरी होता है। चंडीगढ़ 1954 में बनना शुरू हुआ, मेरा 1959 से यहाँ बराबर रहना है जी। एक सिनेमा होता था, किरण सिनेमा, कोई और सिनेमा नहीं था। मार्केट ही 22 थी, 17 नहीं थी जी। नीलम, जगत, बत्रा, ये सब केसी थिएटर हमारे सामने बने। आज जो आप देख रहे हैं चंडीगढ़ में, विधानसभा हमारी शिमला होती थी। मैं ज्वाइंट पंजाब की बात कर रहा हूँ, 66 में अलग अलग हुए। चौधरी देवीलाल जब विपक्ष हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। तो शिमला राजधानी हुआ करती थी 57 से 62, और उसमें सर्दियों में सेशन यहाँ होता था हमारे चंडीगढ़ में, होम साइंस कॉलेज के असेंबली हॉल में होता था जी। और गर्मियों में शिमला कैपिटल होती थी। हमारा जो हरियाणा राजभवन है जी, ये मुख्यमंत्री निवास था। इसमें भीमसेन सचर रहे, डॉक्टर गोपीचंद भार्गव रहे जी। सरदार प्रताप सिंह कैरों इसमें नहीं गए थे जी। वो जिसमें पहले विनोद जी रहे, हाउस भी हमारा वही रहा है, मैं भूल गया। जिस 32 नंबर में सीएम साहब से अगले हाउस में ये रहे, उसी में अब मैं रह रहा हूँ। इसमें प्रताप सिंह कैरों रहते थे एज रेवेन्यू मिनिस्टर, एज मुख्यमंत्री भी। और जो हमारे सीएम साहब रहते हैं, इसमें भीमसेन सचर एज फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले। और जो पंजाब सीएम अवस्था, इसमें हुड्डा साहब के फादर जो रणबीर सिंह एज इरिगेशन पावर मिनिस्टर रहे हैं।
आवाज मेरी ठीक आ रही है ना जी? जी। क्योंकि मुझे कुछ काम ठीक नहीं लग रहा था। तो ये चंडीगढ़ जो था ये तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है जी। और अब तो मैं समझता हूँ, मैं भी काफी कंट्रीज में घुमा हूँ, दुनिया के खूबसूरत शहरों में कहीं तो एक है। जो आदमी यहाँ रह लिया वो बाहर नहीं जाना चाहता, चाहे दिल्ली में रह लिया तो भी सबसे बढ़िया शहर है। बिल्कुल। तो 62 का जो आप चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त ज्वाइंट पंजाब विधानसभा थी और कई बार गैलरीज में मैं भी जाके सेशन देखा था। सरदार कांग्रेस एक पार्टी थी और अकाली दल दूसरी पार्टी, मेन अपोजिशन अकाली दल था जी। मास्टर तारा सिंह का डाउनफॉल था, संत फतेह सिंह ऊपर उठ के आ रहे थे जी। उस वक्त जो देवीलाल कांग्रेस छोड़ के बाहर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, एक प्रोग्रेसिव इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई, उसके 26 एमएलए बन के आए। तो ज्वाइंट पंजाब में भी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एक थे, जो देवीलाल 62 में रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ दी अपोजिशन थे जी। अकाली दल के 18 एमएलए थे, बादल साहब उस हाउस के मेंबर भी नहीं थे जी। सरदार गुरनाम सिंह रिटायर्ड जज थे हाई कोर्ट के, वो लीडर ऑफ दी अकाली पार्टी थे, लक्ष्मण सिंह डिप्टी लीडर थे जी। और जो बंसीलाल तो थे ही नहीं, जो बंसीलाल तो बहुत बाद में आए, वो तो हरियाणा बनने के बाद राजनीति में आए हैं। तो ये एक पुराना इतिहास था, इसमें कुछ और पूछना चाहे तो बताऊं, फिर आप जिस पे पूछना चाहें। मैं सर शुरुआत करूंगा जिस तरह से, क्योंकि एक इस अनुभव के साथ आपको एक जिम्मेदारी दी गई थी सरकार में जब आपको मंत्री पद दिया गया। आज के दिन में प्रदेश में बिजली व्यवस्था की अगर बात करें सर, क्या किस तरह से, क्योंकि 24 घंटे बिजली देने का वायदा किया गया था, आज के दिन में किस तरह की व्यवस्था जो है, चाहे वो अर्बन एरियाज हो चाहे वो गांव हो हरियाणा के, किस तरह कितनी केटर कर पा रही है सरकार वो बिजली? देखिए, एक शब्द है जी कि जितना हमने 1800 साल में जी 1800 साल में जितना हमने ज्ञान अर्जित करा जी, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से पिछले 150 साल में कर लिया। जी। मैं गलत कह गया, जितना 1600 साल में हमने ज्ञान अर्जित करा वो आईटी की वजह से पिछले 150 साल में करा जी। और जितना 150 साल में ने अर्जित करा वो पिछले आईटी की वजह से 18 साल में करा जी। और जितना हमने 18 साल में नॉलेज अर्जित करा इतना हमने आईटी की वजह से पिछले 5 साल में करा जी। आज उसमें पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। मैं उसके एक उदाहरण में बता रहा हूं कि अगर खाड़ी देश, अगर वहां बिजली नहीं होती तो ना तो दुबई का रेलेवेंस होता, ना दूसरे खाड़ी देश बसते, कहीं कुछ होना ही नहीं था जी। पावर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, हर आदमी के जीवन के 98% नहीं 100% लोगों के लिए जरूरी हो गया। हरियाणा में जो पावर की पोजीशन है, मेरे से पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पावर मिनिस्टर रहे, फाइनेंस के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और पिछले 3.5 साल से मेरे पास है। पावर में आज के दिन हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। मैं 2 बात से बता रहा हूं कि हमारे पूरे देश में डिस्कॉम की 47 कंपनीज है। कोई पैमाना होना चाहिए ना नापने का, मैं यूं भी अपनी बात अच्छी कह जाऊं तो बढ़िया नहीं। 47 कंपनीज में हम 15वें 16वें पायदान पे थे जी। आज हम 47 में हम 5वें और 6ठे पे हैं। पहली 4 कंपनी गुजरात की बात है, अगर स्टेट वाइड जाए तो हम नंबर 2 हैं जी। 2 साल पहले क्राइसिस था पंजाब में, हमारी लगती स्टेट है, साथ है हमारे बड़े भाई हैं। बिजली के मामले में दफ्तरों में आगे पीछे समय कर दिया गया था, दिक्कत थी, इंडस्ट्रीज में भी दिक्कत थी जी। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, एनजीटी की गाइडलाइंस है कि हम एनसीआर में है प्रालिका करके, हमें कुछ दिनों में आप ये समझिए कि नवंबर से लेके जी और 1 मार्च तक 15 मार्च तक हमें एनसीआर में जनरेटर बनाने का मना हो जाता है जी। और वो जनरेटर मना होने के बाद भी हम पावर की सिचुएशन को मीट आउट कर रहे हैं जी। क्योंकि पॉल्यूशन होता है, धुआं पराली का जाता है। हमारे कभी भी एक दिन भी आपने कभी कोई बिजली के घर का गिरा वो कहीं प्रदर्शन हुए हो कभी हरियाणा में नहीं होते। पावर डिपार्टमेंट की क्या पोजीशन है इसमें मैं बता रहा हूं। पूरे देश में, क्योंकि जब भी कोई इंडस्ट्री आती है तो सबसे पहले आकलन करते हैं कि पावर की पोजीशन क्या है। जी। हरियाणा में जितने एक्सावेटर बनते हैं
पूरे देश का अकेला हरियाणा 80% एक्सकावेटर हम बनाते हैं जी। पूरे देश की कारें जो हैं वो अकेला हरियाणा 50% कारें मैन्युफैक्चर करता है पूरे देश का, अकेले हरियाणा की बात बता रहा हूँ जी। मारुति का सेकंड प्लांट भी हमारे खरखोदा में आ रहा है। तीसरा, जितनी क्रेन्स हैं वो 53% अकेला हरियाणा बनाता है जी। मोटरसाइकिल जितने पूरे इंडिया में बनते हैं उसका 60% अकेला हरियाणा बना रहे हैं। मतलब आप कह रहे सफिशिएंट हमारे पास जो है वो बिजली है, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता है कि पिछले 3.25 साल में सरकार के या पहली की टर्म को भी जोड़ लें तो कोई नया पावर प्लांट नहीं लगा, ना कोई इस तरह की कोई डेवलपमेंट देखने को मिली। देखिए, अगली जो दुनिया है वो सोलर पे जाती जा रही है जी। अमेरिका वगैरह हमसे बहुत आगे हैं, कनाडा बहुत आगे हैं, ऑस्ट्रेलिया जापान हमसे बहुत आगे हैं जी। वो लोग बड़ी तेजी से सोलर पे शिफ्ट होते जा रहे हैं जी। हमारे यहाँ भी अब सोलर पे आ रहे हैं। तो थर्मल को इस करके नहीं करे कि एक तो सोलर थर्मल महंगा है, कंपेरेटिवली हम दोनों में देखें जी। थर्मल पे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 5 रुपए के करीब आती है जी। 4 रुपए 80 पैसे 85 पैसे ये थर्मल की प्रोडक्शन है, और जो सोलर की आती है वो 3 रुपए के आसपास आती है जी। तो आप ये समझिए कि रेट का बहुत फर्क हो गया। दूसरा, उससे जो आपका पॉल्यूशन का बहुत वो रहता है जी। तो ये करके नए थर्मल को, फिर हमें हरियाणा में दिक्कत ये आ गई कि हम एनसीआर में हैं। हमने कभी थर्मल लगाया फरीदाबाद में, एनसीआर में आगे बंद करना पड़ा। हमारा अगला थर्मल पानीपत में आ गया, हमें दिक्कत आएगी। खेदड़ का और यमुनानगर का हमारा दूर है, पर फिर भी जो पिछले दिनों सिचुएशन हुई है उसमें हम एक यूनिट और लगाने जा रहे हैं जो हम यमुनानगर में लगा रहे हैं 850 मेगावाट का। लाइन लॉसेस की क्या परिस्थिति है? जब टेक ओवर किया था और आज के दिन में बहुत रेड्स आपने जो है बहुत बड़ी बड़ी टीम्स बनाई गई हैं और काफी लाइन लॉस को कवर करने का भी काम। मैंने टेक ओवर करने के बाद पिछले 3.5 साल में 8 बार साइमल्टेनियसली रेड करे हैं जी। हमारी 500 टीमें होती थी, एक टीम में 8 आदमी जी। और मॉर्निंग 4 बजे से हमने पूरे हरियाणा में साइमल्टेनियसली रेड करे, जहां जरूरत हुई पुलिस फोर्स भी ली। उसके बाद चोरी बंद हुई। हमने, आप ये समझिए, 60 किलोवाट की चोरी पकड़ी जी। 1107 करोड़ रुपया हमने रिकवरी करा पेनल्टी में, और उसका ये फायदा हुआ कि हमारा लाइन लॉस अब जो है वो 8 एंड सी पे तो 11 पॉइंट हो गया, और उसमें हम देखें तो 13 है। अभी एक आर.के. सिंह जी ऑनरेबल हमारी कैबिनेट मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, टॉप ब्यूरोक्रेट रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, होम सेक्रेटरी थे, कैबिनेट सेक्रेटरी के बाद सेकंड पोजीशन होती है उनकी। उन्होंने एक लेटर लिखा है हमारे माननीय ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी का नाम, उसमें लिखा है कि आई कॉन्ग्रेचुलेट हरियाणा गवर्नमेंट फॉर ब्रिंगिंग एज एनालाइज फ्रॉम द डेटास we have come to know that Haryana has brought down the line losses from 17% to 13%. That is a commendable job and a wonderful achievement. आपके पास एक और महत्वपूर्ण विभाग है जेल विभाग। आपके पड़ोसी राज्य, जिस तरह से आप कहा कि बड़े भाई हैं पंजाब, वहां पे जेलों में इंटरव्यू हो जा रहे हैं गैंगस्टर्स के। तिहाड़ की जो है परिप्रेक्ष्य में एक हाईटेक जेल बनाने का कॉन्सेप्ट जो है हरियाणा में भी आया है। ओपन एयर जेल्स का कॉन्सेप्ट आप लेकर आ रहे हैं, क्या है ये कॉन्सेप्ट सर? किस तरह से जेलों को और हाईटेक जो है वो करने का काम किया जाए? जब मंत्रालय मुझे मिले तो मुझे पावर और जेल 2 मंत्रालय मिले। जेल का मेरा भी ऐसा इंप्रेशन था, लोगों का ऐसा इंप्रेशन, मेरे दोस्त मित्रों ने कहा कि यार ये तो कोई महकमा ने क्या ले लिया, पर मुझे बड़ा मजा आया जब इसको पढ़ा। जेल का कॉन्सेप्ट इंग्लैंड के लोगों ने स्टार्ट करा जी, और आज के दिन वर्ल्ड में सबसे बढ़िया जेल ऑस्ट्रेलिया की है। कई लोगों को जानकारी नहीं इस बात की कि जेल में जो सुप्रिटेंडेंट जेल होता है वो डीसीपी, माफ करना मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात नहीं कहना चाह रहा, सुप्रिटेंडेंट जेल जो होता है वो डीसीपी वही होता है, एसपी भी वही होता है और सेशन जज भी वही होता है। उस जेल में उसे कोई चेक नहीं करता, वो बादशाह होता है जेल का, जहां भी 2000-2500 आदमी रहते हैं जी। और वो जो चाहे वहां उनसे जिस तरीके से चाहे, बहुत गैंगस्टर्स होते हैं, बहुत वहाँ डेट न्यूज रहते हैं, बहुत क्रिमिनल्स इकट्ठे रहते हैं, तो उसमें जेल में उसको संभालना देखना पड़ा। मैंने इसे एक अच्छा देख के करा। मैंने तकरीबन सभी जेलें विजिट कर ली। मैं बैरक्स में चला जाता हूँ, सिक्योरिटी को पीछे छोड़ देता हूँ, स्टाफ को भी कहता हूँ तुम बाहर रहो जी, ताकि खुल के लोग बताएं।
हमारे यहाँ क्या था, मैं आपको एक इंस्टेंस दे रहा हूँ कि जेलों में खाना जो था वो 4:30 बजे दे दिया जाता था। मई के महीने में अगर 4:30 बजे हमें कहीं खाना खाओ तो आदमी 4:30 बजे नींद से उठता है। मई जून में वो समझता है कि ठंडा पानी पीऊँ, फिर चाय का कप लूँ, और 4:30 बजे उसे कहो कि आप खाना खाओ तो बड़ा अचंभे की बात है। मैं कहने का ये क्यों हो रहा है? कहता है जी ये तो ब्रिटिश टाइम से चला रहा है, तो इसको बंद क्यों नहीं करते, इसका कोई रास्ता निकालो। तो हमने उसे अब करा के, क्यों ब्रिटिश टाइम में क्यों होता था, तब बिजली नहीं होती थी और ब्रिटिश राज था, तो वो चाहते थे कि जल्दी खाना खाएं और पशुओं की तरह रखते थे, उन्हें जेलों में भेजो फटाफट। तो वो लोगों को तंग करने के लिए एक तरीका था। 4:30 बजे खाना देके उन्हें दिन में ही बैरिक्स में बंद कर दिया जाता था। अब हमने इसमें सुधार करा, अब हमने सनसेट टू सनसेट कर दिया कि सर्दियों गर्मियों जैसे सूरज छिपने को होगा उस वक्त खाना दो, ताकि उन्हें आराम से एक समय से खाना तो खाएं। नंबर 2, हमने कुछ सुधार करें। एक बार मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हमारे सेशन जज गए, सुप्रीडेंट जेल थे, महिलाओं का वार्ड अलग होता है। महिलाओं के वार्ड में गए तो एक छोटी बच्ची थी 3 साल की, उसने कभी आदमी देखा नहीं था क्योंकि महिलाएं वहां रहती थी। तो जब आदमी साथ गया तो उसे ऐसा लगा कि, माफ करना, उसके लिए कोई शब्द तो नहीं कहना चाहता, कि उसने किस महिलाएं तो देखी थी पर आदमी नहीं देखा। तो वो बच्ची चिल्लाई, भागी। तो पूछा गया कि उसने कभी आदमी देखा नहीं था। तो फिर हमने ये करा कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें बाजार में लेके जाओ, बसों में लेके जाओ, उन्हें टॉयज दिलाओ, उन्हें मिठाइयाँ दिलाओ, ताकि वो बाहर की दुनिया को देखें। जेलों में हमारे ये था कि कई लोग, अब के मैं एक दिन चला गया, मैं जेल में नाम नहीं लूंगा, हमारे कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिनका, तो मैं मिलने गया, वो कहने लगा जी मैं 18 दिन से नहाया हूँ। मैंने सर्दियों की बात है, दिसंबर जनवरी की, कि मैंने स्नान नहीं करा 18 दिन से। मैं क्यों? कहता है जी ठंडे पानी से नहाया नहीं जाता। बात ठीक है। हमने तुरंत ये फैसला करा, सीएम साहब से मैंने जिक्र करा, मैं कहने लगा जी इनके लिए खाने पानी का इंतजाम नहीं है। तो फिर ये करा कि महिलाओं के लिए और जो 60 साल के ऊपर आदमी है, जो बीमार है, उनको सबको गर्म पानी का इंतजाम करो, गर्म पानी का इंतजाम। सर मेरे पास समय का थोड़ा अभाव है, पर मैं बहुत सुधार हो गया। 2 प्रमुख सवाल आपसे पूछना चाहूंगा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। इकोनॉमी की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश और देश की ग्रोथ को आप किस तरह से देखते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, जहां पर हम खड़े हैं 2023 में? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि 2024 का जो रण, यानी कि जो चुनाव मुहाने पर है या जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उसके लिए आपकी राजनीतिक समीकरण, जो आपका विश्लेषण है, वो क्या कहता है? देखिए, मैं यहां बैठा हूं, पॉलिटिकली मंच नहीं बढ़ाना चाहता, पर कुछ चीजें जो अगर विद आर्गूमेंट्स हो तो उसे बताने में बुरी बात नहीं है। जी देखिए, हरियाणा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। मैं कुछ कहूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी का, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो का, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। जी नीति आयोग, जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते थे, सबसे बड़ा फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर देश का है। जी स्टेट गवर्नमेंट अपने प्लान बना के जाती है कि हमारे पास हम पैसा खर्च करेंगे 2 लाख करोड़ रुपया, तो 2 लाख करोड़ रुपया प्लानिंग कमीशन सामने देता है। तो नीति आयोग ने ये कमेंट्स में कहा है कि जो बड़ी स्टेट्स हैं उसमें हरियाणा इज नंबर 2 एज द फास्ट ग्रोइंग स्टेट। तो हरियाणा के लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपसे बताऊं, एक वर्ल्ड सर्वे हुआ है जी, 206 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, 197 जो है वो यूएनएसओ रिकॉग्नाइज्ड हैं। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे ताइवान है, मकाऊ है, जिन्हें नहीं लेते। जी उनमें जो आपका स्पीड ऑफ ग्रोथ है, टोटल ग्रोथ का और टोटल पूरे वर्ल्ड का टाउन पर जो आया है, उसमें पर कैपिटा, उसमें गुरुग्राम पूरे वर्ल्ड में, अचंभे की बात है सुनने वालों को, हम नंबर 1 हैं पूरे वर्ल्ड में। मैं उसका रीजन बता रहा हूं कि पर कैपिटा इनकम पॉपुलेशन से आता है। बॉम्बे की $800 बिलियन की इकोनॉमी है, पर वहां की पॉपुलेशन बहुत है। गुड़गांव की पॉपुलेशन 11 लाख है और वहां जो है वो 300 बिलियन है। तो पर कैपिटा इनकम में गुड़गांव बहुत। मैं आपसे ये बिल्कुल दावे से कह रहा हूं, जो एनालाइज कर रहा हूं,
कि हरियाणा जो है वो देश की बहुत बड़ी इकोनॉमी अगले 15 साल में बनने जा रहा है। चलो आखिरी सवाल का जवाब बड़ी जल्दबाजी में लूंगा कि विपक्षी दल की अगर बात करूं 2024 के लिए कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती आप समझते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में जो गठबंधन की सरकार है उसके साथ? देखिए, फंडामेंटली प्रिंसिपली देखना चाहिए कि जब भी लोग वोट एक्सरसाइज करते हैं, सच्चाई की बात कहूंगा, मैं मंच पे बैठ के भी कह रहा हूं, एक इनकम्बेंसी फैक्टर है जो 5 साल 10 साल के बाद आता है जी। और लोग उस इनकम्बेंसी में पहले को हराने में लगते हैं, दूसरे को बना देते हैं। ये होता आया है जी। पर हमारे देश में वाइबल ऑल्टरनेट नहीं है, मेरा अब भी मानना है। देखिए, तीसरी बार भी बीजेपी स्वीप कर जाएगी। आप मेरी बात को आप अचंभा मानेंगे कि पहले से भी सीट बढ़ के आएगी। मैं आपको ये बता के जा रहा हूं, आप इसके बाद भी हम मिलेंगे। मैं कंप्लीट कर लूं जी। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जी। वो पहली बार बने, दूसरी बार बने, तीसरी बार बने। इंदिरा जी बनी, बीच में एक ब्रेक आ गया था और उसके बाद मोदी जी दूसरे आदमी हैं जो 1984 के बाद राजीव गांधी को 401 सीट आई थी। उसके बाद 16 और 14 30 साल के बाद पहले यूपीए एनडीए की सरकारें आई। कोई 1.5 साल चली, कोई 2 साल चली, कोई 6 महीने चली, कोई 3 महीने चली और पार्लियामेंट डिसॉल्व होती रही। उसके बाद 30 साल के बाद एक सरकार आई है जिसको लोगों ने दूसरी बार भी मैंडेट दिया, तीसरी बार भी मैंडेट देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे 30 दूसरे प्राइम मिनिस्टर होंगे जो देश में बराबर 3 बार मैंडेट लेके प्राइम। चुनौती नहीं समझते किसी भी तरह की, इजीली जीत आप बता रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं है आने वाले चुनावों में आप? जी, मेरा यही मानना है कि वो जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज समय का अभाव है इसलिए ज्यादा चर्चा जो है वो नहीं हो पाई क्योंकि पैनल अभी और भी बाकी है। बड़ी सार्थक चर्चा और कहीं ना कहीं 2024 के लिए भी सीधे तौर पर दावा जो है वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला साहब की ओर से जो है साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन चुनाव है और चुनावों में क्योंकि जनता तय करती है तो चुनावों के दौरान ही जो है तमाम चीजें स्पष्ट होंगी। ओवर टू यू आनंद। Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so